जय हिंद दोस्तों, इकोनॉमिक्स क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है चैन सिंह और आज मैं आपको समझाऊंगा राष्ट्रीय पूंजी क्या होती है। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो में अंत तक रहिए, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपसे। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है और कम समय में ही इसे हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रीय पूंजी क्या होती है? सबसे पहले देखिए, पूंजी का अर्थ हमें समझना है तो हमें अपने आप को पहले इससे जोड़ना होगा। हम अपने आप को जोड़ देंगे तो हमें आसानी से पूंजी का अर्थ समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम राष्ट्रीय पूंजी का अर्थ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे समझेंगे? देखिए, जब हम कोई जॉब करते हैं तो हमें सैलरी प्राप्त होती है। जॉब से हमें इनकम प्राप्त होती है, वह हमारी होती है आय। अब इस आय में से देखिए, कुछ तो हम उपभोग कर लेते हैं और कुछ से हम क्या करते हैं, अपनी संपत्ति में इजाफा करते हैं, संपत्ति बना के रखते हैं। संपत्ति बना के रखते हैं, जैसे कि हमारी आय है, मान लीजिए 10,000 रुपये हमारी आय है। इस 10,000 रुपये में से हम मान के चलते हैं 5,000 रुपये हमारा मासिक उपभोग हो जाता है, खर्च हो जाता है। और 5,000 रुपये का मान लीजिए हमने जैसे स्कूटर खरीद लिया है तो उसकी हमने एक किस्त भर दी है। ठीक है, अब 5,000 रुपये की जो किस्त भरी हुई है, ये किस्त क्या है, हमारी पूंजी का निर्माण कर रही है। ठीक है, पूंजी का निर्माण एक प्रकार से आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। पूंजी निर्माण से आशय, पूंजी निर्माण का मतलब कि ऐसी संपत्ति बढ़ाना जो हमें लंबे समय तक उपयोग हो या लंबे समय तक हमें सेवाएं दे। जैसे कि हमने मान लीजिए मोटरसाइकिल खरीद ली है। अब ये मोटरसाइकिल हमें लंबे समय तक क्या करेगी, सेवाएं देगी। ठीक है, लंबे समय तक सेवाएं देगी मतलब कि 4 से 5 वर्ष तक हम इसका उपयोग करेंगे, 10 वर्ष तक उपयोग करेंगे, अच्छी कंडीशन में रहती है। तो मान के चलिए हम इसी से क्या कर लेते हैं, कार खरीद लेते हैं। तो कार हमारी क्या कर रही है, संपत्ति हो रही है। हमने मकान खरीद लिया तो मकान क्या है, हमारी संपत्ति है। हमने जमीन खरीद ली तो जमीन क्या है, हमारी संपत्ति है। इनका हम लंबे समय तक प्रयोग करते हैं, यही पूंजी कहलाती है। ठीक है, पूंजी क्या है, एक प्रकार से संसाधन है। संसाधन है मतलब कि जो सेवाएं उपलब्ध कराती है। ठीक है, अपने स्तर पर हमने समझ लिया। अब चलिए इसको हम समझ लेते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, और राष्ट्रीय स्तर पर इसे समझेंगे तो ये हो जाएगी राष्ट्रीय पूंजी। ठीक है, अब देखिए इसकी परिभाषा किस प्रकार से देंगे। पहले तो इससे थोड़ा सा हम अर्थ निकालेंगे। तो पूंजी का आशय जो इसमें लिखा हुआ है आपको दिखाई दे रहा है, पूंजी का आशय उस संपत्ति से होता है जिसका प्रयोग आगे या भविष्य में उत्पादन करने के लिए किया जाता है। जैसे जमीन खरीद ली हमने तो जमीन से हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है। ठीक है, अब जमीन से हम उत्पादन करेंगे, लंबे समय तक उसका प्रयोग करेंगे। हमने मकान बना लिया, मकान का प्रयोग हम लंबे समय तक उसका उपयोग करेंगे रहने के लिए। हमने बाइक खरीद ली, हम लंबे समय तक बाइक की सेवाएं लेंगे। कार खरीदी, लंबे समय तक कार की सेवाएं लेंगे। ये क्या है, लंबे समय के लिए सेवाएं उपलब्ध कराती है, तो वह होती है पूंजी। ठीक है, और इसी तारतम्य में जब हम देश की बात करते हैं, देश की संपत्ति की बात करते हैं, तो मतलब देश में उन वस्तुओं और सेवाओं की जब लंबे समय तक प्रयोग किया जाता है तो उन्हें हम राष्ट्रीय पूंजी में शामिल करते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसके बाद इसकी बात आती है परिभाषा की। परिभाषा में क्या लिखेंगे, राष्ट्रीय पूंजी से तात्पर्य उन वस्तुओं के स्टॉक से है जिसमें व्यक्तिगत पूंजी तथा सार्वजनिक पूंजी सम्मिलित होती है। यहाँ पर जैसे हमने हमारा समझ लिया कि हम स्कूटर, बाइक, मकान जो भी खरीद रहे हैं वो हमारी पूंजी है। इसी तारतम्य में अब राष्ट्र को जोड़ दीजिए। तो राष्ट्र में देखिए व्यक्तिगत पूंजी, व्यक्तिगत मतलब कि देश में रह रहे व्यक्तियों की पूंजी, और सार्वजनिक पूंजी मतलब जो सरकार निर्माण कर रही है, मशीनें खरीद रही है, सड़कें बना रही है, भवन निर्माण कर रही है, सभी क्या है, राष्ट्रीय पूंजी में सम्मिलित होते हैं। ठीक है, ये इसकी परिभाषा हो जाती है। इसके बाद हम इसके घटक देख लेते हैं। तो यहाँ से और आपको जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि पूंजी से क्या मतलब होता है या पूंजी का कॉन्सेप्ट क्या है। पूंजी के घटक मतलब वो वस्तुएं या सेवाएं जो राष्ट्रीय पूंजी में हम सम्मिलित कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए भवन तथा इमारतें लंबे समय तक सेवाएं उपलब्ध कराती हैं, इसलिए इनको राष्ट्रीय पूंजी में सम्मिलित किया गया है। इसके बाद स्वर्ण व चांदी के भंडार। तो स्वर्ण व चांदी के जो भंडार होते हैं, सरकार उनका प्रयोग करती है विदेशी सौदों को निपटाने के लिए या कोई बड़े सौदों को निपटाने के लिए। इसी प्रकार हम भी करते हैं, जैसे कि हमारे पास सोने या चांदी के जेवर होते हैं और हमें कभी क्या पड़ती है, पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो हम उनको गिरवी रखकर पैसे ले सकते हैं, या फिर बैंक में उन गहनों को जमा करके लोन ले सकते हैं। सोने के हैं तो हमें स्वर्ण लोन मिल जाएगा। ये सब क्या होती है, पूंजी होती है हमारी, जो कभी भी हमें काम देती है, सेवाएं प्रदान करती है।
इसके बाद आते हैं दोस्तों उपकरण। तो उपकरण में देखिए 3 प्रकार के उपकरण एक प्रकार से हम समझ सकते हैं। बाकी तो हर चीज जो होती है जो आगे काम आती है उसे हम पूंजी में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, टिकाऊ वस्तुएं जैसे कि मशीन हो गया, औजार हो गया, फैक्ट्री हो गई, इनसे क्या होता है उत्पादन होता है और लंबे समय तक होता है, तो वह हमारी पूंजी होती है। पूंजी एक संसाधन, समझ चाहूंगा थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था। ठीक है, अब हमने क्या समझ लिया है, एक तो उत्पादक वस्तुएं जो हमें लंबे समय तक प्रयोग करती हैं, उपयोग में आती हैं। उपभोक्ता वस्तुएं मतलब कि जो उपभोक्ताओं को लंबे समय तक काम में आती हैं, जैसे कि स्कूटर हो गया, टीवी, फर्नीचर आदि हो गया, तो इसे हम पूंजी में शामिल करते हैं। अब देखिए बात करते हैं सार्वजनिक संपत्तियों की। सार्वजनिक संपत्तियां कौन कौन सी होती हैं, जैसे रेलवे हो गया, रेलवे लाइन हो गया, सड़कें हो गई हैं, बांध हो गए हैं, पुल हो गए हैं, स्कूल हो गए हैं, हॉस्पिटल हो गए हैं, IITs हो गए हैं, बड़े बड़े विश्वविद्यालय हो गए हैं, ये सारे क्या हैं राष्ट्रीय संपत्ति में शामिल किए जाते हैं, उसके उपकरण हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आगे सभी प्रकार की वस्तुएं जिनका उत्पादन किया जा रहा है, देखिए उसमें कच्चा माल भी सम्मिलित होगा, वो भी पूंजी में शामिल किया जाएगा क्योंकि भविष्य में उसका काम होगा, निर्माण होगा उससे। निर्मित माल हो गया, ये भी भविष्य में काम आने वाला, बिक्री होगी, उत्पादन बढ़ेगा, तो ये भी पूंजी में शामिल होगा। स्टॉक हो गया, जो हमने निर्मित करके रख लिया स्टॉक, तो स्टॉक क्या है, एक प्रकार से पूंजी है, उसे हम बेचकर पैसा ले सकते हैं। शुद्ध विदेशी संपत्तियां, शुद्ध विदेशी संपत्तियां मतलब कि विनियोग, जैसे हमारे देश के नागरिक दूसरे देशों में जाकर फैक्ट्रियां लगाते हैं, तो वो क्या होता है, विनियोग होता है, और उससे देश की संपत्ति बढ़ती है, इसलिए उसे हम किस में शामिल करते हैं, राष्ट्रीय संपत्ति में। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, शुद्ध शुद्ध विदेशी संपत्ति। शुद्ध विदेशी संपत्ति मतलब कि हमारे देश में भी विदेशी लोग आते हैं और यहाँ पर निर्माण करते हैं, उनकी पूंजी बढ़ती है, तो उसको हम उसमें से हम क्या करते हैं, जो हमारे देश के नागरिकों ने दूसरे देशों में विनियोग किया है उसको घटा देते हैं। एक दूसरे का ये अंतर होता है। यदि माइनस में होगा तो हमारे देश की संपत्ति कम होगी, और यदि प्लस में होगा तो हमारे देश की संपत्ति बढ़ जाएगी। ठीक है, दोनों का अंतर कर देते हैं। हमारे देश के नागरिकों के द्वारा दूसरे देशों में संपत्ति का निर्माण और विदेशियों द्वारा हमारे देश में संपत्ति का निर्माण, दोनों का अंतर होता है, उसे हम बोलते हैं शुद्ध विदेशी संपत्ति। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पर यदि लॉन्ग प्रश्न आता है तो फिर आपको थोड़ा सा आंसर इस प्रकार से लिखना पड़ता है अच्छा, और यदि शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का, जिसमें सिर्फ परिभाषा पूछी जाती है, तो इतना आप लिख देंगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, सो इसे ध्यान में रखिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए